तो बच्चे यार जीएस जो पढ़ने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं वो कैसे पढ़े जा रहे हैं। हिस्ट्री को पढ़ने में 15-20 दिन ले रहे हैं, पॉलिटी को पढ़ने में 15-20 दिन ले रहे हैं। नहीं यार नहीं, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। दो दो दिन के खेल है यार, हमको इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़नी है, एक कलेक्शन देखना है, एक आइडिया देखना है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उस हिसाब से हम उस चीज़ को पढ़ना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि तुमको हिस्ट्री में ऑनर्स करना है, डूब जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में। नहीं नहीं, हम तो गहराई खोदेंगे, देखेंगे क्या इवेंट है। अरे नहीं कम बख्तों, एग्जाम के लिए पढ़ो, पॉइंट ऑफ टू द पॉइंट पढ़ो, प्रैक्टिस के लिए पढ़ो, टेस्ट सीरीज के लिए पढ़ो, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना, सिलेक्शन करना सीखो। चलो थोड़ा सा क्विक रिवीजन देता हूँ मैं आपको हिस्ट्री को, कि कैसे हम हिस्ट्री को इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। और ये थोड़े नोट्स हैं, ये मैं अपने शेयर कर रहा हूँ यार। ये नोट्स मैंने काफ़ी पिछले जो 5 साल के, जो 7 साल के जो पेपर हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, एसएससी के, रेलवे के, उनको ऑब्जर्व करके बनाए कि मोस्टली क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो मेरे बारे में तो आपको पता ही है, 2018 में मैंने डीएफसीसीएल एग्ज़ाम क्रैक किया था, 2019 में मैंने रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो चलो अब मॉडर्न हिस्ट्री को हम शुरुआत करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, समझिएगा, और आपके 99% क्वेश्चंस इनसे हो जाएंगे। ये थोड़े से नोट्स और 100 क्वेश्चंस के आसपास आपका प्रैक्टिस सेशन, आप उतना दे दीजिए, हिस्ट्री आपकी बार बार रिवाइज हो जाएगी। सिर्फ 1 डे गेम है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा दिन, उसके बाद आप रिवीजन में टाइम वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले पहली इवेंट की हम बात करते हैं, जो कि हुई थी हमारी 1885 में, 1885 में इवेंट हुई थी। कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो आज के टाइम पे राहुल गांधी जिसको हेड करते हैं, ठीक है। तो 1885 में बना दी गई थी। पहली बात, 1885 में अगर कांग्रेस बना दी थी तो बनाई किसने थी? 3 लोगों के नाम याद आते हैं, 3 लोगों के नाम के लेखन होता है, एओ हयूम, दादा भाई नौरोजी और इदूची वाचा। ये 3 नाम आपको ध्यान रहने चाहिए, और एक ईयर याद रहना चाहिए जो कि 1885। एक होता है वॉइस रॉय। वॉइस रॉय होता है जो ब्रिटिश हुकूमत को उस टाइम पे जो रिप्रेजेंटेटिव करता है ना, रिप्रेजेंट करता है, वो पॉलिटिकल पावर जिसके पास है, वो पॉलिटिकल हेड, उसको वॉइस रॉय कहते हैं। सिंपल भाषा में इतना समझ लीजिए। तो यार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उस टाइम पे आपके वॉइस रॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, लॉर्ड डफरिन। उसकी हुई थी 4 मीटिंग। 1885 में तो पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई थी, उस मीटिंग में तो उसको बना ही दिया था, ठीक है। और फिर हुई थी 1886 में, 1887 में, 1888 में, 85, 86, 87, 88 में। पहली बॉम्बे में, दूसरी कोलकाता में, तीसरी मद्रास में, चौथी इलाहाबाद में। पहली के हेड थे डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरी के हेड थे दादा भाई नौरोजी, तीसरी के हेड थे बी तैयब जी, चौथी के हेड थे जी एल। बस आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म। यहाँ पे एग्जाम्स में इन्हीं 4 मीटिंग से क्वेश्चन आ जाएंगे, और इनके वॉइस रॉय से आ जाएंगे, ईयर से आ जाएंगे, और इसके हेड से आ जाएंगे। ये हो गया आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म, 1885। दिस इज वन इवेंट। अब दूसरी इवेंट की मैं बात करता हूँ, बंगाल पार्टीशन। यार अंग्रेजों के पास ना, ये जो ब्रिटिश थे ये डिवाइड एंड रूल पे करते थे, तो इनको लग रहा था कि यार बंगाल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, काफ़ी हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इन्होंने कर दिया बंगाल का पार्टीशन। बंगाल के पार्टीशन किया इन्होंने 1905 में। अगेन वॉइसरॉय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड कर्जन। वॉइसरॉय कौन हो गए? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल के कर दिए 2 पार्ट, एक पार्ट कर दिया इधर, एक पार्ट कर दिया उधर। आज एक पार्ट को हम कहते हैं कोलकाता, और दूसरे जो उधर किया था उसको हम कहते हैं ढाका, बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट नहीं है 2 टुकड़ों के नाम क्या थे, उसका ईयर इंपॉर्टेंट है, कब किया था? 1905 में। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। ये सब इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये पार्टीशन, जो इसकी एक छोटी सी कहानी भी है। क्या है कि यार जो अनाउंसमेंट हुआ था ना बंगाल पार्टीशन का, वो हुआ था आपका जुलाई 1905 में। जुलाई 1905 में हमने कर दिया था अनाउंसमेंट, और 16 अक्टूबर को पार्टीशन इफेक्टिव आ गया था, केम इनटू इफेक्ट। लेकिन क्या हुआ, जो 16 जुलाई के बाद इन्होंने जो पार्टीशन अनाउंसमेंट किया, तो उससे क्या हुआ, एक एंटी पार्टीशन की एक मूवमेंट बन गई थी। समझ रहे हो? एक एंटीबॉडीज, एक एंटी मूवमेंट आपकी डेवलप हो गई थी। वो कब हुई थी? पार्टीशन के अनाउंसमेंट के बाद ही होगी, जो कि जुलाई में पार्टीशन अनाउंस हुआ था तो 7 अगस्त को हुई थी। तो उसके जो हेड थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, तो उसमें कुछ चीज़ों को बॉयकॉट करना शुरू किया था, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज को, इंग्लिश गुड्स को, इंग्लिश स्पीचेस को। ये हमारी सीन है। तो 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ, लॉर्ड कर्जन के उसमें, वायसराय के उसमें, ठीक है। उसी के अगेंस्ट में एक यूनिट बनी हमारी जिसको हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिसके हेड थे।
अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम मुस्लिम लीग पे। यार मुस्लिम लीग 1906 में शुरू हुई थी। ये वही मुस्लिम लीग है जो आगे चल के पाकिस्तान की डिवीजन का कारण बनती है। पाकिस्तान का एक अलग होने का भी यही पार्ट बनती है। देखो मुस्लिम लीग जो हुई थी वो दो भाइयों ने दो दो लोगों ने स्टार्ट की थी। वो थी आगा खां एंड नवाब सलीम उल्लाह खां। ठीक है, इसका जो वेन्यू रखा गया कहाँ पे ये हुई थी, वो डेक्का में हुई थी, जो आपका जो बंगाल पार्टीशन हुआ था पार्ट 2 वाला। ठीक है, इसका जो मोटो था वो तो सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम, और उसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया था वो बनाया गया था लखनऊ। ठीक है, ये हो गए आपके 3 इवेंट। ये 3 इवेंट आपको ध्यान रखने हैं, ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप साथ के साथ इनको नोट डाउन करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और हमको टू दी प्रिसाइज इनको रहना है। ये आपको अगर पॉइंट याद रह गए आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, सही सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यार जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में जो मेंबर्स थे 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था। सूरत में उसकी जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस का डिवीजन हो गया था। उसके डिवीजन से दो पार्ट बन गए थे। एक तो थे आपके गरम दल के नेता, एक थे नरम दल के नेता। तो यार जो गरम दल के नेता हैं उसमें आते हैं 3 नाम, लाल बाल पाल, आपको पता ही है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये तो आपके थे एक्सट्रीमिस्ट। और जो मॉडरेट वाले हो गए, जो नरम दल हो गया, वो तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये पॉलिटिकल गुरु भी रहे महात्मा गांधी जी के। ठीक है, तो ये जो सूरत स्प्लिट था इसको अरेंज करवाया था, ऑर्गेनाइज करवाया था रास बिहारी बोस ने। बस ईयर याद रखना है 1907। अरेंज किसने करवाया था? रास बिहारी घोष ने। और इसमें दो पार्ट हो गए थे। अब बात आती है 1909 की, जो कि था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। यार ये 1909 में आए थे और ये वॉयसराय जो था ये मिंटो था। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, बोला यार ये जो हिंदू है ये मुस्लिम है ना, इनके हम अलग अलग इलेक्शन करवाएंगे और इनसे अलग अलग नेता चुनेंगे। समझ रहे हो, कम्युनल इलेक्शन होंगे। तो एक जो नींव थी ना मुस्लिम अलग करने की, हिंदू अलग करने की, वो यहीं पे अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी। तो 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, इसमें क्या उन्होंने रखा कि हम अलग अलग इलेक्शंस करवाएंगे। अब आता है 1911। 1911 बोलते हैं दिल्ली दरबार। यार जो हमारी जो राजधानी थी ना, पहले कलकत्ता होती थी, उस कलकत्ता को शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया। तो ये जो वॉयसराय थे ये थे लॉर्ड हॉर्डिंग, और जो गेस्ट थे आपके वो जॉर्ज फिफ्थ थे, पंचम जिनको कहते हैं, और क्वीन मैरी थी। तो इसमें दो अनाउंसमेंट की गई थी आपके लिए। एक तो थी कि हम कैपिटल को शिफ्ट कर देंगे कलकत्ता से दिल्ली, और पार्टीशन जो बंगाल था, जो लोग भड़के हुए थे, उसको हम रद्द करते हैं, उसको हम वापस लेते हैं, विड्रॉल। ठीक है, 1911 में ही आपकी चेंज हो गई थी। ठीक है, तो अगली मूवमेंट है वो है गदर मूवमेंट, जो स्टार्ट हुई थी 1913 में, 1913 में। किसने स्टार्ट की थी? इसमें 4 नाम आते हैं, आपको चारों नाम थोड़े ध्यान रखने होंगे। लाला हरदयाल, जीडी कुमार, तारकनाथ दास और सोहन कुमार बकना। इसका जो वेन्यू रखा गया था वो आउट ऑफ इंडिया रखा गया था, यूएस में सैन फ्रांसिस्को। यार ये जो हम अपने देश में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसके लिए जो हमको पैसा चाहिए था, फंडिंग जो चाहिए थी, तो हम विदेशों से भी मंगवाते थे। इसलिए हमने देश के बाहर पे भी काफ़ी पार्टी वगैरह का स्थापना की। तो उसमें से एक पार्टी आती है गदर पार्टी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बकना वाली, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, इसका ईयर था 1913। अब बात करते हैं 1915। गांधी जी रिटर्न आ गए, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से रिटर्न आ गए 9 जनवरी। इसी को हम कहते हैं प्रवासी दिवस, एनआरआई डे भी। वो साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। उनका जो आश्रम था वहां पे था टॉलस्टॉय आश्रम। उसके बाद आती है ये इंपॉर्टेंट इवेंट। फिर आती है 1916, 1916। 1916 में यार एक मीटिंग हुई, कहाँ पर? लखनऊ में। इसको बोलते हैं लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। तो उस मीटिंग में कांग्रेस भी आए, मुस्लिम्स भी आए और आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स भी आए। तो ये जो थी, हमने जो मीटिंग जो अरेंज की थी, ये थी एंटी ब्रिटिश फीलिंग। सबके अंदर एक ही फीलिंग थी कि यार इन ब्रिटिश को हटाना है। तो उस सब के लिए हम सब क्या इकट्ठे हुए। फिर आता है आपका ईयर 1916 से 1917, होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट ये दो लोगों ने स्टार्ट की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन्होंने सोचा कि यार हम जब तक मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ यूथ नहीं होगा। समझ रहे हो, जब तक हमारे साथ यूथ नहीं होगा। तो यूथ को इंकरेज करने के लिए, उनको बुलाने के लिए इन्होंने ये बनाया था मूवमेंट। उसमें अपने इन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करे। तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा न्यूज़पेपर और केसरी न्यूज़पेपर, उन्हें एनी बेसेंट ने इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमन और यंग इंडिया, ये हमने स्टार्ट किए थे। तो उसके बाद आ जाती है यार 1917। इसको बोलते हैं चंपारण वाला साल। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917। तो पहली मूवमेंट थी ये गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में आती है 1918 में अहमदाबाद मील मूवमेंट। ये वो मूवमेंट थी, ये वो पहली मूवमेंट थी जिसमें गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक की। ठीक है,
और फिर आती है 1918 की खेड़ा मूवमेंट। यहाँ से उनको मिला एक बापू का टाइटल, जो कि वहाँ की जनता ने दिया, उनके वहाँ के लेडीज वर्कर ने उनको दिया। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, 1917 में 18 में कुछ मूवमेंट्स की। 1917 की जो पहली मूवमेंट है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो पहली मूवमेंट थी, उसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। और 1918 की जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं अहमदाबाद मील मूवमेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली हंगर स्ट्राइक यहीं से की उन्होंने, अपने भूख हड़ताल को पहला हथियार यहीं से बनाना सीखा। और फिर आता है आपका 1918 खेड़ा मूवमेंट, जहां से उनको मिला एक बापू का टाइटल। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है वो दर्दनाक हादसा 13 अप्रैल 1919 को, जालियांवाला बाग मैसेकर, हत्याकांड। ठीक है, ये बैसाखी के दिन हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो यार 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये अमृतसर में ये जगह है, वहां पर गोलियां चला दी गई थी जनरल डायर के द्वारा। वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी के दिन। क्यों इकट्ठा हुए थे? क्योंकि जो उनके लीडर थे डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए वो सब इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर ने, जो मिलिट्री कमांडर था, उसने ऑर्डर दिया था उस हत्याकांड के लिए, गोलियां चला दी गई थी, काफी लोग मारे गए थे। तो इस चीज का बदला भी लिया गया था। जो थे सरदार उधम सिंह, उन्होंने इंग्लैंड में उनकी हत्या भी की थी। तो यार ये जो दर्दनाक हादसा देख के महात्मा गांधी ने क्या किया, अपना जो केसरी हिंद का जो अवार्ड था वो रिटर्न कर दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपना नाइटहुड जो था प्रोटेस्ट में रिटर्न कर दिया। ये इवेंट हुआ था 1919 में। अब बात आती है खिलाफत मूवमेंट 1919 और 1920 के बीच में। यार क्या था ना कि मुस्लिम्स बगावत कर रहे थे दूसरे देशों में भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो हर देश में मुस्लिम्स एक अपनी बगावत कर रहे थे खिलाफत के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसी समय पे हमारे देश में भी ये सिलसिला शुरू हुआ, और ये सिलसिला शुरू किया था दो अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन इंडिया में शुरू की थी उसके खिलाफ। तो ठीक है, तो गांधी जी ने भी इस खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट ये टर्की में एक्चुअली इसका शुरुआत तो टर्की में हुई थी। ठीक है, और 1922 में खलीफा की जो पोस्ट थी वो भी ब्रिटिश ने रिमूव कर दी थी। तो महात्मा गांधी को खलीफा मूवमेंट भी ज्वाइन कर लिया, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हो ही गए। तो यहाँ से उन्होंने लॉन्च किया अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसमें उन्होंने बॉयकॉट किया। किस चीज का बॉयकॉट किया? स्कूल का, कॉलेजेस का, लॉ का, कोर्ट का, सेंट्रल असेंबली का, यानी इंग्लिश चीजों का उसने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। हम सब ने खिलाफत मूवमेंट के साथ महात्मा गांधी जी जुड़ गए। कब? 1919 और 1920 में। लेकिन क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को एक चोरी चोरा कांड हो जाता है। पुलिस स्टेशन में कुछ हम आग लगा देते हैं और पुलिस वाले मर जाते हैं, यानी एक हिंसा हो जाती है। कहाँ पे होती है? गोरखपुर, यूपी में, 1922 में चोरी चोरा। तो इसको देखते हुए गांधी जी वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन, विड्रॉ कर लेते हैं असहयोग आंदोलन को। तो यार 1922 में क्या हुआ? 1922 में चोरी चोरा कांड हो ही गया, और उससे हमने क्या किया, हमने मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, वो हमने रिटर्न कर लिया। तो अब क्या हुआ, जो आग थी, जो आज़ादी की जो आग थी, उसको जलते रहना चाहिए था। तो उसके लिए एक नई पार्टी बनाई गई थी, स्वराज पार्टी, जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई गई थी। ठीक है, जो क्रांति थी उसको बुझने नहीं देना है, उसको फिर से लड़ते रहना है। तो ठीक है, जो सी आर दास थे, जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया और एक नई पार्टी बनाई जिसको नाम था स्वराज पार्टी, ताकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना स्ट्रगल चालू रहे। तो बाद में स्वराज पार्टी मिक्स हो जाती है कांग्रेस के साथ में भी, उसके जो लीडर बन जाते हैं वो सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाते हैं। उसका जो चेहरा होता है, जो फेस होता है, गांधी जी होती है, वो और स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, फिर एक आता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, 1924, 1924 में इसको बनाया गया था। ये बनाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, कानपुर में इसकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, इसको वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मोटो था वो था काकोरी ट्रेन रॉबरी। उस समय पे 8,000 रुपये लूटे गए थे। ठीक है, हमको एक ट्रेन लूटनी थी जो कि अंग्रेजों वाली थी। तो ये प्लान बनाया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। काकोरी काकोरी ट्रेन का अगर कोई क्वेश्चन आता है, उसका ईयर रहेगा 1924। एसोसिएशन रहेगी HRA एसोसिएशन थी, वेन्यू रहेगा कानपुर, और प्लान बनाया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। अब बात की आती है 1928, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हिंदुस्तान आए थे। साइमन कमीशन लाहौर के स्टेशन पे आए थे, ये सर्वे करने आए थे हिंदुस्तान में यार, कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये 7 मेंबर था। ठीक है, 7 मेंबर थी, ये मीटिंग्स थी। ठीक है, 7 मेंबर थे इस कमीशन में। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ये सर्वे करने आए थे क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सबके सब है। तो इसको अगेंस्ट इसके खिलाफ लाला लाजपत राय ने आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन जिनको क्या कर दिया, लाठियों से उनको मार दिया गया था।
तो फिर यार उसी को बदला लेने के लिए 1928 में 1928 में HSRA एस्टेब्लिश की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फिरोज शाह कोटला में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मोटो एक ही था, लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला, जो कि अटेंड किया था भगत सिंह। यार लाला लाजपत राय ना पंजाब के हीरो थे उस टाइम के, ठीक है, पूरा पंजाब यूथ को वो कंट्रोल करते थे। तो भगत सिंह ने भी उन्हीं को अटेंड उस सेशन को अटेंड किया था। फिर बात आती है यार 1929 की, दिसंबर 1929 की लाहौर सेशन और पूर्ण स्वराज। तो यार उसके बाद होता है आपका लाहौर सेशन और पूर्ण स्वराज। तो मोतीलाल नेहरू जी है, उनको रिप्लेस कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, वो अब प्रेसिडेंट बन चुके थे कांग्रेस के। और लाहौर में एक सेशन हुआ था, लाहौर 70 हुआ था, उसमें कुछ कुछ हमने पॉइंट्स मिलते हैं वो हम देखते हैं। तो उस सेशन में क्या किया यार, हमने बॉयकॉट करना था, हमारा उद्देश्य था बॉयकॉट करना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। आगे हम पढ़ेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ठीक है। पूर्ण स्वराज मांगना था, यानी पूरी आजादी चाहिए थी, यही एम बन गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वहीं से हमने लॉन्च भी कर दी थी क्या, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी, जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 31 दिसंबर को 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को हमने पहली बार तिरंगा भी फहराया था रवि नदी के पास में। समझ गए आप, पहली बार तिरंगा कब लहराया गया, 31 दिसंबर 1929 को रवि नदी के पास में। और 26 जनवरी 1930 को मान लिया गया कि ये हमारा आज़ादी का दिवस होगा। तो यार ये लाहौर का सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं कि आप अच्छे से एक बार देख लो। जवाहरलाल नेहरू की प्रेजेंस में ये हुआ था, इसी में हमने पूर्ण स्वराज मांगा था, पूरी आज़ादी भी हमने इसी में मांगी थी, ठीक है। पहली बार तिरंगा भी यहीं पे फहराया गया था, और एक दिन को भी चुन लिया गया था कि ये दिन रहेगा हमारी आज़ादी का दिवस 1930 में। तो यार जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक मूवमेंट भी कहते हैं, नमक आंदोलन भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो यार हुआ क्या, हमने बॉयकॉट करना तो शुरू कर ही दिया था चीज़ों को, अंग्रेजी चीज़ों को, स्कूल कॉलेजेस जो भी चीज़ थे उनके कपड़े वपड़े। तो अंग्रेज बोले ठीक है, कब तक करोगे, एक काम करते, खाना तो खाओगे, नमक तो खाओगे। नमक पे उन्होंने क्या कर दिया, 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया। तो गांधी जी बोले अच्छा ये बात, नमक भी खुद बना लेंगे। तो गांधी जी चले थे साबरमती आश्रम से एक जगह तक, डांडी तक, उसको डांडी मार्च भी बोलते हैं। 10 गुना कर दिया गया था आपका नमक का भाव, टैक्स। तो उसकी बॉयकॉट के लिए उन्होंने खुद से नमक बनाने के लिए वो चले थे, वो होता है 1930, उसको कहते हैं आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल। यार ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है यार, एक टेबल होता था, उसके इर्द गिर्द बैठ के लोग मीटिंग करते थे कि अब देश, भारत जो देश है और जो अंग्रेजी हुकूमत है वो कैसे हिंदुस्तानियों को सौंपनी है, कैसे उनको चलाने देनी है, कैसे क्या करना है उस मीटिंग में। तो पहली मीटिंग का तो बॉयकॉट ही हुआ था, ठीक है। तो उस मीटिंग्स को एक बार देख ले। तो अब आती है आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी यार लंदन में, ठीक है, अंग्रेजों के बीच और भारतीयों के बीच में। साइमन कमीशन को इसको डिस्कस करना था कि यार साइमन कमीशन हमारे लिए सही नहीं है, गलत है, ये चीज़ हमको नहीं पसंद आ रही है, रास नहीं आ रही है। तो इसको बॉयकॉट किया था, इस मीटिंग को किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बॉयकॉट किया था, मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट किया था, और हिंदू महासभा ने भी बॉयकॉट किया था। अब आता है यार सबसे इंपॉर्टेंट एक इवेंट आता है, जो कि होता है गांधी इरविन पैक्ट। ये हुआ था मार्च 1931 में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफ़ी चीज़ें घूम रही हैं। तो यार दो गवर्नमेंट थी, एक तो इंडिया में, हिंदुस्तान में एक गवर्नमेंट थी, कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली जो गवर्नमेंट थी, और एक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उनके बीच में एक मीटिंग होती है, ठीक है। 5 मार्च 1931 को, 1931 को एक मीटिंग होती है गांधी जी के बीच में और ब्रिटिश के इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे गांधी जी और ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहे थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक मीटिंग होती है। तो इस मीटिंग में क्या कहते हैं यार, वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम उसको वापस लेते हैं, और आपकी जो सेकंड मीटिंग होगी हम उसको ज्वाइन करेंगे। और इसके बदले में जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने कहा कि हम आपके जितने भी पॉलिटिकल जो गुरु हैं, पॉलिटिकल जो आपके प्रिजनर हैं, हम उन सबको आज़ाद करते हैं जो हमने कैद कर रखे हैं, सिवाय 3 के। वो 3 कौन कौन से, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो ये मीटिंग जो हुई थी, ये हुई थी 5 मार्च 1931 को। इसमें सभी पॉलिटिकल अपने जो गुरु थे उन सबको आज़ाद कर दिया गया था, प्रिजनर थे जो कैदी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको छोड़ के। और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। अनाउंसमेंट हुई थी 24 मार्च की, बट दे दी थी एक दिन पहले ही। तो गांधी इरविन पैक्ट के समझौते के अकॉर्डिंग हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लिया था, और अंग्रेजों ने बदले में हमको दिए थे हमारे सभी पॉलिटिकल प्रिजनर सिवाय 3 के।
और उन तीनों को दे दी गई थी फांसी। अब आती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी 1931 में। गांधी जी ने बताया था कि हाँ ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ, बात हुई थी गांधी इरविन पैक्ट में, तो उन्होंने ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय का जो चेहरा थे वो गांधी जी थी, उसको रिप्रेजेंट किया गांधी जी ने, और लंदन गए, वहाँ पे मिले वो वहाँ ब्रिटिश पीएम से जो कि थे रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है। सरोजनी नायडू जी भी थी, उन्होंने भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया। लेकिन यार वहाँ पे जो मीटिंग हुई ना उसमें एक और बवाल छिड़ गया, एक और नया मुद्दा उठ गया। क्या मुद्दा उठ गया कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो बात सिर्फ यहाँ तक होती थी कि मुस्लिम्स के अलग से इलेक्शन होंगे, लेकिन इस बार ये बात भी उठी कि एक सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होगा, एक सेपरेट इलेक्शंस होंगे, ना केवल मुस्लिम्स के, एक डिप्रेस्ड क्लासेस के भी, इंडियन क्रिश्चियंस के भी, एंग्लो इंडियंस के भी, मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ है ना उनके भी हम सेपरेट इलेक्शंस करेंगे। तो ये बात एक डिवीजन वाली बात छिड़ गई, मतलब कि हिंदुस्तान में फिर से डिवीजन होना स्टार्ट होगा। इस बार सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम की जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी मुस्लिम, उसमें भी डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। तो ये बात जो है गांधी जी को रास नहीं आई। तो फिर क्या हुआ, अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ। ये अनाउंसमेंट किया था ब्रिटिश के पीएम रैमसे मैकडोनल्ड ने। तो क्या हुआ, इसमें साफ जाहिर था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आपकी चलेगी। तो गांधी जी को तो ये बात पसंद आई नहीं, वो तो वैसे ही इस बात के खिलाफ थे। तो वो उस समय पे यरवड़ा जेल में थे जो पुणे में है, तो वहीं पे उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। फिर होता है आपका पूना पैक्ट, पूना समझौता, जो कि हुआ था 25 सितंबर 1932 के बीच में। एक्चुअली जो जो वहाँ पे डिवाइड एंड पॉलिसी की जो रूल थी कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए भी अलग से इलेक्शन करेंगे, उसके लिए जो हमारे अम्बेडकर जी थे वो उसके फेवर में थे। तो फेवर में थे और गांधी जी फेवर में नहीं थे, तो इनके बीच में भी थोड़ा सी अनबन हो गई थी। तो उन दोनों लीडर्स को मनाने के लिए, फिर से एक साथ जुट करने के लिए, एकजुट करने के लिए ब्रिटिश के साथ लड़ाई में, तो फिर हुआ था एक गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट वाज रीच्ड एंड गांधी जी ब्रोक, उन्होंने अपना पूना पैक्ट वाले दिन उन्होंने अपना क्या रखा, ये जो भूख हड़ताल था वो तोड़ा, और एक अलग अलग इलेक्शन करवाने का जो आइडिया था उसको ड्रॉप किया, और दोनों फिर से एक साथ में मिल गए। लेकिन हाँ, उनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था इलेक्शन में, पार्लियामेंट में, कि ऐसे माइनॉरिटीज ऐसे नहीं रहेंगे कि इलेक्शन को अलग अलग हो, बट हाँ उनकी सीट को रिजर्व कर दिया जाता है। फिर होती है 1932 में एक और मूवमेंट होती है, उसको फिर से हमने बॉयकॉट किया। एक और टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसको फिर से हमने बॉयकॉट किया। तो तीन आती है आपकी टेबल मूवमेंट। पहली को भी हमने बॉयकॉट किया, दूसरी को अटेंड किया किसने, महात्मा गांधी जी ने, जो कि फेस थी, लेकिन वहां पे फिर से एक नया मुद्दा छिड़ गया था। और 1932 की जो तीसरी राउंड टेबल मूवमेंट थी उसको फिर से हमने बॉयकॉट किया। तो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया सिर्फ और सिर्फ दूसरी बॉयकॉट, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। अब बात आती है 1939 और 1945 की। ये था भाई द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार 2 के टाइम का टाइम है ये, समझ रहे आप। तो इसमें क्या किया, ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया। जब एक देश यार युद्ध लड़ता है ना, जब एक देश युद्ध लड़ता है तो यार उसका काफ़ी पैसा जाता है, काफ़ी उसकी आर्मी जाती है, उसका कंसंट्रेशन हटता है, आप किस पे राज कर रहे हो। तो उसका पूरा पूरा जोर लग रहा था 1939 से और 1945 के बीच में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रिप्स मिशन निकाला। 1942 में क्या निकाला, क्रिप्स मिशन निकाला। क्रिप्स मिशन बोले तो एक समझौता निकाला, बोला कि भारत देश को बोला यार एक काम करो, तुम लोग मुझे सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट करो, बदले में मैं तुमको आज़ादी दूंगा, समझ रहे हो। तो तुम मुझे सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट करो, मैं तुम्हें बदले में आज़ादी दूंगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विद ए व्यू टू गेटिंग कोऑपरेटिव फ्रॉम द इंडियंस सेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, टू सेटल टर्म्स विद द इंडियन लीडर्स। लेकिन यार ये चीज़ तो हमको पसंद आई नहीं। ही ऑफर्ड ड्राफ्ट विच प्रपोज डोमिनेंट स्टेटस टू बी ग्रांटेड आफ्टर द वॉर। तो यारो जो 1942 में 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया ना, हमको कतई रास नहीं आया। वो कह रहे थे यार तुम हमारा साथ दे दो थोड़ा लड़ाई में, हम तुमको आज़ादी दे देंगे बदले में। कांग्रेस ने भी उसको मना कर दिया, गांधी जी भी ने उसको मना कर दिया, ठीक है, दोनों उसको मना कर दिया। तो फिर हुआ क्या, क्रिस मिशन को तो हमने कर दिया मना। तो जैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुआ ना, तो हमारे कुछ जो लीडर्स थे, कुछ नेताएं थे, उन्होंने बोला कि यार ये सही समय है अंग्रेजों को उन्हीं की तौर में उसको जवाब देने का। तो उन्होंने क्या किया, कुछ अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी ताकि हम उनसे फिर से लड़ सके। वो कमज़ोर तो पड़ ही गए थे, उनको कमज़ोरी में ही उनको दबा के हरा दे। तो कुछ हमने कुछ आर्मी वगैरह बनाई थी, तो उसके एक बार दो तीन नाम है, एक बार वो इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। 1939 में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे स्टार्टिंग में, और एक बनाया था ऑल इंडिया फॉर्मल ब्लॉक, जो कि बनाया था वेस्ट बंगाल में। कब, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉर्मल ब्लॉक।
फिर बनाई थी 1942 में, 1942 में आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। ये इसकी जो संस्थापना की थी वो की थी रास बिहारी बोस ने, कैप्टन थे मोहन सिंह, और उसके बाद में जो लेटर फाउंडर बने थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। दो हमको याद रखना। एक और थी रानी झांसी ब्रिगेड आती है, ये भी वुमेन आर्मी थी, पहली वुमेन आर्मी थी। ये तीन नाम आते हैं, तो बताया ना ये सही समय था अंग्रेजों से लड़ाई करने का, तो एक आर्मी बनाते हैं। तो ये तीन आर्मियां थी, सुभाष चंद्र बोस वाली 1939 में, ऑल इंडिया फॉर्मल ब्लॉक, आजाद हिंद फौज, और रानी झांसी वाली। महात्मा गांधी थोड़ी शांत रहने वाले थे, अब देखो उन्होंने क्या किया। 1942 में, जो 1942 में जो क्रिस मिशन आया, बोला अच्छा तुम हमको आज़ादी दोगे हमारे ही देश में, तुम कौन होते हो, एक काम करो, तो बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम छोड़ो देश, हमारा देश छोड़ो, हम अपने आप कर करा लेंगे, हम अपने आप संभाल लेंगे, जाओ जाओ, जब तुम छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, डू और डाई, यहीं पे आया था करो या मरो का नारा, कि अब बहुत हो गया, अब निकलो यहां से पहली फुर्सत में। फेलियर ऑफ क्रिस मिशन, 8 अगस्त 1942 को गोलियां टैंक से ये शुरुआत हुई थी बॉम्बे में। गांधी जी ने कहा था ब्रिटिशर्स को चलो अब भारत छोड़ दो, ठीक है, कमज़ोर पड़ी गए थे। तो इसमें यार काफ़ी बगावत भी हुई थी, 10,000 लोग डाइड हो गए थे, डाइड, और 60,000 लोगों को जेल भी हुआ था। ऐसे नहीं है लाइक कोई मूवमेंट सफल हो जाता है, थोड़ा मसीना लगता है, जोर लगता है। और 1945 को आपकी क्या हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, तो ब्रिटिश तो एकदम कमज़ोर पड़ गया था। अब आता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946, 42 गलत लिखा हुआ है, 1946 में आया था, 1940 में। अब क्या हुआ था यार, वो कमज़ोर पड़ ही रहे थे, उनको आज़ादी देनी थी, तो आज़ादी के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ पेपर वर्क होता है, तो उसको असाइन किया गया था। इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, टू द इंडिपेंडेंस फॉर्मेलिटीज़। जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं आज़ादी की, वो करने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन में 3 लोगों को भेजा था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस्प और अलेक्जेंडर। ये तीनों भारत देश आए थे, ठीक है। तो उस समय पे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे एटली। उन्होंने 20 फरवरी को 1947 को अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम लोग तुमको जून 30 तक आज़ाद कर देंगे, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वो उस समय के जो वॉइसरॉय थे ना, वेवल, उसको वो रिप्लेस कर देंगे। समझ, मतलब कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के जो पीएम थे उन्होंने बोला ठीक है आज़ादी दे रहे हैं, और आज़ादी की तारीख रखी गई थी 30 जून 1947। पेपर वर्क के लिए 3 लोगों को भेज दिया गया था, इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। ये आया था आपका वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद में। तो अब जो नए जो हमारे वॉइसरॉय चुने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, वेवल को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था। अब उन्होंने कुछ पेपर वर्क निकाला, अब जब उन्होंने अपना सूटकेस से पेपर निकाला तो उसमें कुछ कुछ शर्तें थी, एक बार उन शर्तों को पढ़ लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने अपना प्लान आगे रखा, बोला कि उन्होंने कहा कि इंडिया के हम 2 टुकड़े कर देंगे, वो 2 टुकड़े होंगे इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। 15 अगस्त 1947 वो दिन चुना गया जिस दिन हम एक बाउंड्री खींच देंगे, और पाकिस्तान वाले मुस्लिम लोग पाकिस्तान में, बाकी लोग हिंदू में रह जाएंगे। ऑल टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस अगस्त 1947, 19 अगस्त 1947 में सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, और हमने साइन कर दिया। ऑल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट थे 562 थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम द फर्स्ट होम मिनिस्टर, यूज्ड आयरन हैंड इन दिस रिगार्ड, ठीक है। उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया और हमने एकजुट होकर भारत मिशन को बनाया। तो यार ये मैंने इतिहास आपको नहीं पढ़ाया, ये मैंने कुछ इवेंट्स आपसे डिस्कस किए हैं कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एमसीक्यूज होते हैं, उस इवेंट्स के आगे पीछे डोलते हैं, इन इवेंट्स के आगे पीछे रहते हैं। तो ऑप्शंस में आपको ये इवेंट्स ही रहेंगे, और कुछ मैं आपको एमसीक्यूज की लिस्ट दे दूंगा यार, वो एमसीक्यूज देख लो और आप ये शॉर्ट नोट्स देख लो, तो आपका पूरा पूरा वो प्लान रेडी हो जाता है हिस्ट्री वाला। आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी करते हैं। तो आपको एक सटीक तरीके से आपको हिस्ट्री को पढ़ना है और उसमें गलतियां नहीं करनी है। तो ऐसे ही मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ा दूंगा। पॉलिटी में हद मार के 40 आर्टिकल हैं, वही 30 से 40 आर्टिकल है, उन्हीं के आगे पीछे आपके 90% क्वेश्चन आ जाते हैं, बस वही आपको ध्यान रहने चाहिए। एग्जाम आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी ये, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस में, फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी हो। ये नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, अपने नोट्स बना भी लेना, और ये एकदम टू द पॉइंट नोट्स है। यार आपको कोई और कंटेंट चाहिए हो जीएस में, मेरे को बताना है यार, मेरे पेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे को बताना। मेरे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।